नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं वो क्या होती हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारी वो होती हैं, ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव अगर work done by or against the force in moving a body depends only on the initial and final position of the body। यानी कि जब हम किसी बॉडी को मूव करें तो वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट है उसी पे डिपेंड करे जो वर्क डन हो, तो वो होती हैं हमारी कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये हमारी पाथ पे डिपेंड नहीं करती। पाथ आप कोई भी फॉलो कर लीजिए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का वो उस पर डिपेंड नहीं करेंगी पाथ के ऊपर, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करेंगी। तो इसको हम समझते हैं। तो देखिए इसका एक एग्जांपल है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। चलिए इसको समझते हैं। इसके लिए हम इसको प्रूव करने के लिए हम अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे अगेंस्ट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और हम एक बॉडी को मूव करेंगे। वो मान लीजिए बॉडी मास m की है और एक हाइट तक उसको मूव करेंगे, तो डिफरेंट पाथ पर उसको लेकर चलेंगे। चलिए पहला जो है हम मान लेते हैं कि कोई बॉडी है हमारे पास, ये बॉडी है हमारे पास और इसका मास है m। इस बॉडी का मास हम मान लेते हैं कि मास जो है m है। अब हम इसको पहला जो केस है हम लेते हैं कि हम इसको वर्टिकली जो है ऊपर ले जाते हैं। अभी इस पोजीशन पे है, ये वर्टिकली अपवर्ड की तरफ हम इसको ले जाते हैं, यानी कि ये ऊपर की तरफ गई यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं कि जो हाइट रहेगी वो हम मान लेते हैं कि ये h है। तो ये जो हाइट है यानी कि इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक जहां पर हम इसको लेकर गए हैं, ये हाइट हम मान लेते हैं कि ये h हाइट तक हम लेकर गए हैं। और पॉइंट हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट था वो a पॉइंट था, और ये जो पॉइंट है जहां तक हम इसको लेकर गए हैं ये b पॉइंट है। तो a और b पॉइंट हम इसको मान लेते हैं। तो हमने फोर्स अप्लाई की है इस तरफ, तो फोर्स हमने इस तरफ अप्लाई की है, लेकिन जो इसका वेट है वो किस तरफ अप्लाई होगा, वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। यानी कि वेट की बात करें तो वो नीचे की तरफ होगा। और वेट क्या होता है हमारा, मास इनटू ग्रेविटी। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स आप कह सकते हैं, जो मास इनटू ग्रेविटी जो है नीचे की तरफ लगेगी। ठीक है, अब आप अप्लाई कर रहे हैं फोर्स इसको ऊपर ले जाने के लिए, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप इसको लेकर गए। अब इसको ऐसे समझिए कि जो फोर्स है आपने अप्लाई की और ये किसके बराबर होनी चाहिए, mg वेट के बराबर होनी चाहिए, तभी तो आप इसको जो है ऊपर उठा सकते हैं। तो यहाँ पे जो वर्क डन रहेगा, अब यहाँ पे जो वर्क डन रहेगा वो क्या रहेगा, पहले हम वो देख लेते हैं जो वर्क डन है। तो वर्क डन जो रहेगा वो रहेगा हमारा F.S, ये फॉर्मूला है वर्क डन का F.S, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, Fs cos थीटा, Fs cos थीटा आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो F है वो किसके बराबर है हमारी, ये किसके इक्वल टू होगी, mg के। क्यों, क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर होनी चाहिए, F उस तरफ है mg इस तरफ है, तो F इक्वल टू mg। आप ऐसे कह सकते हैं कि F ये है और mg ये है, तो F इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं। उसके बाद जो s है, ये जो s है ये किसके बराबर है, ये हमारा डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये क्या है, h है। तो ये f हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया mg, और s क्या हो गया यहाँ पे h, और cos थीटा अगर हम देखें तो थीटा क्या रहेगा। अब अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में ही ये बॉडी मूव कर रही है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो रहा है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। अब cos 0 क्या होता है, 1, यानी कि जो वर्क डन क्या आ गया, mgh आ गया। तो हम इसको लिख देते हैं कि ये W1 है। ये याद रखिएगा कि ये W1 है और ये हमने mgh इस तरह से निकाला है। अब दूसरी फिगर ले लेते हैं। दूसरी फिगर के अंदर हम लेते हैं, मान लीजिए कोई एक बॉडी है, अब उसको हम इंक्लाइंड सरफेस पर लेके जाएंगे। ये जो है इंक्लाइंड सरफेस है, इसके ऊपर इसको मूव करेंगे। तो जब ये बॉडी इसके ऊपर मूव करेगी तो हमारा वर्क डन क्या होगा, चलिए इसको समझते हैं। तो पहले हम पॉइंट्स के नाम दे देते हैं। जो इसको पॉइंट के कौन कौन से नाम होंगे कि यहाँ से A और B, ये हम पहले देख चुके हैं, A और B, और यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो कितनी है, ये h हाइट है।
और अब जो इसको सी नाम दे दीजिए। अब ये जो बॉडी है ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है, यानी कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं इस तरफ अप्लाई कर रहे हैं। अब इस बॉडी का जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो हमें पता है कि ये सरफेस जो है इसको एक परपेंडिकुलर रिएक्शन देगा r, और ये जो है बिल्कुल जो है mg के दो कंपोनेंट बनेंगे। अगर ये थीटा है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा बनता है, यानी कि ये mg है तो ये जो कंपोनेंट है ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा, ये बनेगा mg cos थीटा। और जो दूसरा कंपोनेंट है बिल्कुल सरफेस के पैरेलल, जो ये सरफेस के पैरेलल है, ये किसके बराबर होगा, mg sin थीटा के। mg के दो कंपोनेंट बने, ये थीटा है, थीटा यानी कि ये जो है इसके साथ है, ये बेस है यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है mg cos थीटा, ये हॉरिजॉन्टल रहेगा क्योंकि थीटा के साथ है, और ये बिल्कुल जो है ये mg sin थीटा रहेगा जो वर्टिकल कंपोनेंट है। तो ये जो फोर्सेस हमारी एक्ट करेंगी इसके ऊपर। अब देखिए जो वर्क डन है, अगर हम इस केस के अंदर वर्क डन को निकालें तो वर्क डन हमारा क्या होगा उसको हम देख लेते हैं। अब इस केस के अंदर हमने जो फोर्स अप्लाई की है, अब वो फोर्स किसके बराबर होगी, अगर हम देखें जो फोर्स है इस तरफ है, जो फोर्स है हमारी ये इस तरफ है, और mg sin थीटा इस तरफ है, यानी कि फोर्स किसके बराबर है यहाँ पे, mg sin थीटा के। यहाँ से ये तो क्लियर है कि फोर्स इस तरफ है, mg sin थीटा इस तरफ है, तो F इक्वल टू mg sin थीटा। और जो डिस्टेंस मूव किया है बॉडी में किस डायरेक्शन में किया है, cb की डायरेक्शन में ही किया है, फोर्स की डायरेक्शन में ही हम जा रहे हैं cb की डायरेक्शन में। तो हमारा जो वर्क डन होगा, वर्क डन का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिख लेते हैं कि ये W2 है क्योंकि W1 हमने पहले निकाला था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स डॉट cb, cb की डायरेक्शन में है यानी कि जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट है ये cb है, तो इसलिए फोर्स इनटू ये डिस्प्लेसमेंट हमने cb ले लिया यहाँ पे। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एरो अगर हटाएं f cb cos थीटा ये लिख सकते हैं। अब f किसके बराबर है, यहाँ पे f हमारा बराबर है mg sin थीटा के, जो ऊपर हमने निकाला ये f जो है mg sin थीटा के बराबर है, ये है। उसके बाद cb यहाँ पे आ गया cb और cos थीटा। अब यहाँ थीटा भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि उसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, फोर्स भी उस तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी उस तरफ है, तो थीटा जो जीरो है तो यहाँ पे cos 0 1 आ जाएगा, तो इसलिए हम उसको नहीं लिखते अभी। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, mg sin थीटा की वैल्यू हम लिख लेते हैं इस फिगर से, यानी कि ये जो ट्रायंगल है इससे sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा यहाँ पे है तो sin थीटा हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा परपेंडिकुलर है और जो हमारा ये हाइपोटेन्यूज है, यानी कि AB बाय CB यही हो जाएगा। तो हम sin थीटा की जगह लिख लेते हैं AB बाय CB लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे sin थीटा क्या आ जाएगा, AB बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज या कहें कि लंब बटे कर्ण या आ जाएगा अगर हिंदी में बात करें तो, इनटू जो है यहाँ पे CB है ही, तो CB ये कैंसिल आउट हो जाएगा। AB किसके बराबर है, A से B तक ये H के बराबर है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा mgh। ये क्या है हमारा वर्क डन W2, तो ये भी याद रखना है कि W2 भी बिल्कुल सेम आया है। अब ये क्या हुआ, यहाँ से हम इंक्लाइंड पे गए लेकिन वर्क डन फिर भी सेम आया, यानी कि इस हाइट पे ABH हाइट तक यही वर्क डन रहा। ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही, पोजीशन पर ही डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, कोई भी पाथ फॉलो करें उस पर डिपेंड नहीं करता, वही तो हम प्रूव कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट केस लेते हैं। अब मान लीजिए कोई एक स्टेयर केस ले लिया हमने, सीढ़ियां ले ली, इनके ऊपर जो है हमें बॉडी को मूव करना है। तो मान लीजिए अब इसके अंदर हमें क्या मापना है, पहले तो हम ये मान लीजिए कि ये जो है ये कितनी है, ये हाइट h है, तो ये हाइट हो गई h, और यहाँ से ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया हमारा B, ये B पॉइंट हो गया। अब हम मान लेते हैं कि ये जो है n स्टेप की बनी हुई है। अब ये स्टेप तो हमें पता नहीं, 4 5 10, मान लीजिए n स्टेप्स हैं इसके अंदर, n मान लेते हैं कि n जो है इसके अंदर स्टेप्स हैं, n स्टेप्स जो इसके ये स्टेप हैं 1 2 3 4, इस तरह के n स्टेप हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो n स्टेप की हम मान लेते हैं, और इसकी जो हाइट है हर एक स्टेप की हम उसको मान लेते हैं h डैश, इस हाइट को h डैश मान लेते हैं, और इस तरह से हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है इसको हम x मान लेते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक की हाइट एक स्टेप की h डैश, और यहां से यहां जो हॉरिजॉन्टल है वो हमने मान लिया x, ये मान लिया। अब जो हमारा वर्क डन होगा
W3 की बात करते हैं, तो W2 तक हमने निकाल लिया। W3 की बात करते हैं, ये किसके बराबर होगा? ये हमारा बराबर होगा, अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाएं तो n हमारे स्टेप है, पहले तो हम सारे स्टेप्स का निकालते हैं। n हमारे स्टेप है, तो एक बार ये वर्टिकल गया इस तरह से, फोर्स इसी तरफ लग रही है और बॉडी भी इस तरफ जा रही है, यानी कि और यहाँ तक का डिस्टेंस h डैश है। तो फोर्स जो हो जाएगी, अगर हम फोर्स को देखें तो इसके अंदर हम क्या लेंगे, mg के बराबर होगी वो, क्योंकि फोर्स ऊपर है, mg नीचे की तरफ होगा। वर्टिकल में हमने देखा था कि फोर्स अगर ऊपर होगी तो mg नीचे होगा, तो यही हमने देखा था। तो फोर्स जो है mg के बराबर है, तो फोर्स तो हमने ले ली mg के बराबर, और उसके इनटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस पहले स्टेप का कितना है, h डैश, तो h डैश हम लिख देते हैं। एंगल कितना रहेगा दोनों के बीच में, फोर्स भी उस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी उस तरफ है, यानी कि cos 0 वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम cos 0 लिख देते हैं ताकि आप इसके अंदर उलझे ना, cos 0 1 आ जाएगा वैसे, प्लस। अब ये तो हम इस तरफ गए हैं, अब हम इस तरफ भी तो जा रहे हैं। अब फोर्स ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ की है, एंगल कितना हो गया, वो कितना हो गया एंगल, अगर मान लीजिए इस तरह से देखें, इस तरह से ये जो एंगल देखें ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो इस केस के लिए 90 डिग्री हो जाएगा एंगल, यानी कि जो फोर्स है वो तो mg ही है, तो फोर्स है हमारी mg, लेकिन जो डिस्टेंस है और उसके साथ ही डिस्टेंस हो गया x, डिस्टेंस हो गया x, यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो भी ले लीजिए x हो गया, और कोस कितना हो गया, 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री हो गया, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है 90 डिग्री का है। तो ये हमारा बना जो वर्क डन है, यही बना। अब देखिए ये तो हो गई cos 90, यानी कि ये तो पूरी टर्म हो गई 0 के बराबर, हम इसको पुट कर देंगे। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या आ गया n इंटू, यहाँ पे क्या आ गया mg h डैश, इसको h डैश को थोड़ा अलग कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या आ गया n इंटू h डैश, और इंटू क्या है mg। अब n इंटू h डैश क्या आएगा, यानी कि टोटल स्टेप कितने थे हमारे, n थे, और h डैश को सबको मल्टीप्लाई कर दें, तो यानी कि पूरी जो हाइट है यही है, आ जाएगी, यानी कि n इंटू h डैश किसके बराबर आ जाएगा, h के बराबर, और इसको आप लिख सकते हैं mgh। ये जो दोनों है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये h के बराबर आ जाएगा टोटल स्टेप, और ये जो है h डैश अगर देखें टोटल हाइट के बराबर, यानी कि h के बराबर। तो इस तरह से जो W3 है हमारा वो भी आ जाएगा mgh, ये आ गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसके अंदर हम लेते हैं इस तरह का एक जिगजैग पाथ हम लेते हैं। इसके अंदर मान लेते हैं कि कोई जो बॉडी है वो मूव करेगी, यहां से वहां तक जाएगी, कोई भी बॉडी हम मान लेते हैं, तो जिगजैग पाथ हम मान लेते हैं। इसके अंदर भी वही चीज हमें मान लेनी है कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और यहां से यहां तक की जो हाइट है वो h है, ये हम मान लेते हैं। अब मान लीजिए ये जो बॉडी हमारी मूव कर रही है, अब इस पूरे जो डिस्टेंस को हम ऐसा मान लेते हैं कि ये काफी जो है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स का बना हुआ है, तो हम इस तरह से मान लेते हैं। तो इसके अंदर हमने AB को तो h मान ही लिया है, और जिगजैग पाथ है ये, तो हमने लार्ज नंबर ऑफ इसको माना कि इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इस तरह की स्मॉल एक इस तरह की ले लिया आपने, ये dx है, और इसी तरह से जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है इसी पॉइंट पे अगर हम लें तो मान लें वो dh है। तो इस तरह की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का जिगजैग पाथ बना हुआ है, छोटी छोटी चीज मतलब पाथ, dx का हॉरिजॉन्टल और dh का वर्टिकल, इस तरह से जिगजैग बना है, स्मॉल पार्ट मिलकर, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो अब इस केस के अंदर क्या होगा, जो बॉडी है मान लीजिए जो है इस तरह से हमारी जो फोर्स है मूव कर रही है, बॉडी जो है उसको लेके जा रही है। अब यहाँ पे जो वर्क डन हो गया हम उसको लिख लेते हैं W4। अब वो क्या आएगा, अब वो आएगा कि हमने तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर लिया, तो एक अगर हम लें तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक का अगर हम लें और उनका समेशन कर दें, यानी कि समेशन आप कर दें अगर mgdh। अब dh वर्टिकल है, वर्टिकल की तरफ है, वर्टिकल की तरफ एंगल कितना होता है cos 0, और प्लस जो समेशन है, अब हॉरिजॉन्टल की तरफ जो हमारा कितना डिस्टेंस है dx है, तो फोर्स इंटू dx, ये आप समझ रहे होंगे, ये cos कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 90 डिग्री, क्योंकि फोर्स उस तरफ है और ये इस तरफ है। हाइट तो हमारी जो है क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है नीचे की तरफ एक्ट करेगी, और अप्लाइड फोर्स हम इस तरफ लगा रहे हैं, तो इस तरह से जो है
ये जो एक अपवर्ड है इसके साथ तो हमेशा 0 रहेगा और इसके साथ 90 रहेगा। इन दोनों के बीच में 90 का बन ही रहा है एंगल, ये भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इन दोनों का अगर हम सम कर दें तो हमारे पास W4 क्या आ जाएगा। अब यहाँ से जो W4 है mgdh का क्या हो जाएगा h, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा mgh। cos 0 तो 1 है और cos 90 क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि ये पूरी टर्म 0, ये पूरी टर्म 0। तो mgdh का अगर हम सारे जो dh अगर हम वर्टिकल देखें तो हमें तो वर्टिकल ही मिले यहाँ तक कि, यानी कि टोटल हाइट के बराबर ये हमारा रहेगा, जब समेशन करेंगे h के बराबर आ जाएगा। तो ये जो है इस तरह से है। हॉरिजॉन्टल के साथ जब भी हम देखेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री का एंगल का मतलब है कि ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, हमने सारे एग्जांपल देखे तो उसके अंदर हमने क्या देखा, W1 जो है W2 के इक्वल टू है, W3 के इक्वल टू है, W4 के इक्वल टू है, और वो किसके बराबर थे, सारे mgh के बराबर थे। पाथ जो है कोई भी आप ले लें, लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट है जो पोजीशन है उसी पे डिपेंड करेगा। तो इसको हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। तो जैसे कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को देखा कि वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसी तरह से अगर हम एक फोर्स देखें इलास्टिक स्प्रिंग के अंदर, वो भी हमारी कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर आती है। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में होती है, वो भी कंजर्वेटिव में आती है। और जो टू मैग्नेटिक पोल्स के बीच में होती है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स में आती है। लेकिन ये सेंट्रल फोर्सेस होती हैं, जैसे कि चार्जेस के बीच में जो हमारी फोर्स होती है, जैसे चार्ज हैं दो, मान लीजिए ये Q1 है, ये मान लीजिए Q2 है, तो सेंटर टू सेंटर एक्ट करती हैं, जैसे कि हमने देखा था। तो सेंटर टू सेंटर एक्ट करती है, तो इसलिए इनको सेंट्रल फोर्स भी बोला जाता है। जो मैग्नेटिक पोल्स की बात कर लें या फिर ये जो चार्जेस हैं इसकी बात कर लें, तो इस तरह से जो है आप इनको जो सेंट्रल फोर्सेस कह सकते हैं। और सेंट्रल फोर्सेस भी जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, ये भी आप कह सकते हैं सेंट्रल फोर्सेस, यानी कि जो सेंटर पे एक्ट करती हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में हमने देखा ग्रेविटेशन फोर्स आ गई, सेंट्रल फोर्सेस आ गई, तो ये आती हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर। अब बात कर लेते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं? बिल्कुल इसका उल्टा है कि जो वर्क डन, ऐसी फोर्स जिसके द्वारा अगर वर्क डन किया जाए या उसके अगेंस्ट किया जाए फोर्स के, अगर हम बॉडी को मूव कर रहे हैं, फोर्स हमने एक बॉडी पे लगाई, तो वर्क डन अगर हम देखें वन पोजीशन से अनदर पोजीशन का, वो पाथ पे डिपेंड करे, टू पोजीशन के, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे नहीं, पाथ पर डिपेंड करे। तो यहाँ पे ये थोड़ी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे पाथ की बात की गई है, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी। अब इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है जो आप आसानी से समझ जाएंगे, फ्रिक्शन का एग्जांपल। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किस तरह से है, देखिए यहाँ पे ये जो है अगर ये इस तरफ मूव करे तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगी, और इस तरफ मूव करे तो कहाँ पे एक्ट करेगी। तो देखिए ध्यान से इसको कि अगर इस तरफ हमारा जो फोर्स है, मूवमेंट है, आप मोशन लगा लीजिए, जो मोशन है मान लीजिए इस तरफ है, मोशन इस तरफ होने के बाद जो फ्रिक्शन फोर्स है किस तरफ एक्ट करेगी, बिल्कुल इसका उल्टा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो है इस तरफ एक्ट करेगी और ये यहाँ पे आ जाती है मान लीजिए, और अब यहाँ से ये उल्टी जाती है, तो मोशन हमारा किस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया, और फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो है ये पाथ पर डिपेंड करती है। ये तो इनिशियल पॉइंट था, यहां से यहां आया तो यहां फ्रिक्शन फोर्स एक्ट की, यहां से वहां भी गया तब भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट की। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये दोबारा से घूमकर यहाँ आ गया तो वो फोर्स 0 हो जाएगी, जैसे कि कंजर्वेटिव फोर्स में था। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या है, मान लीजिए एक चीज यहां से यहां गई, मान लीजिए ए पॉइंट है, बी है, और बी से फिर ए पर आ गई, तो उस केस में क्या होगा, वर्क डन तो 0 होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 के बराबर है अगर एस की बात करें। और इसी तरह से सर्कल में लगा लें कि यहां से चली और इस तरह से मूव करके यहीं पे आ गई, तो यहाँ पर भी जो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, और ये तो सेम ही रही तो 0 हो गया वर्क डन। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में अगर वो घूमती भी रहेगी तब भी जो है वो 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती रहेगी, चाहे कितना भी घूम ले उस पे एक्ट वो करती रहेगी। तो इसलिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, जो पोजीशन पे एक्ट ना करे, यानी कि पोजीशन पे डिपेंड ना करे, पाथ जो करेगा फॉलो उसी पे डिपेंड करे, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। और फ्रिक्शन फोर्स उसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा, चाहे आप जाकर अपनी पोजीशन पर वापस आ गए हो, जाते हुए भी फ्रिक्शन फोर्स लगी, आते हुए भी फ्रिक्शन फोर्स लगी, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो डबल होगी वो।
तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।